करते हैं जैन शैली को पश्चिमी भारतीय शैली किस विद्वान ने कहा है। अब जैन शैली को पश्चिमी भारतीय शैली किस विद्वान ने कहा है, तो अभी मैंने आपको बताया था। यहाँ पर ऑप्शन देख लेते हैं, राय कृष्णदास, ईवी हैवल, आनंद गोस्वामी, रविन्द्रनाथ टैगोर। तो यहाँ पर कौन सा ऑप्शन राइट हो जाएगा 35 का, तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर राइट आंसर होगा। और उसके अलावा आपको ये भी याद रखना, क्या कहते हैं, तिब्बती इतिहासकार लामा तालनाथ ने भी इसका नाम क्या कहा है, जो है पश्चिमी भारतीय शैली का है या पश्चिम भारतीय शैली का है। ठीक है, तो यहाँ पर हो गया। क्वेश्चन नंबर 36 देखते हैं, अभ्रंश शैली के चित्रों का विषय क्या था। तो अभ्रंश शैली के चित्रों का विषय जाहिर सी बात है कौन सा हो जाएगा, जैन धर्म हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 36 का आंसर ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर राइट हो गया। जैन चित्रकार भारत के क्षेत्र में है, तो आपको मैंने बताया, अभी मैंने आपको कई क्षेत्र बताया, तो उत्तर हो जाएगा, पूर्व हो जाएगा, पश्चिम हो जाएगा या मध्य हो जाएगा। तो 37 का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना, जल्दी दे दीजिए। तो यहाँ पर पश्चिम आपको याद है, क्योंकि इसी वजह से इसको पश्चिमी भारतीय शैली कहा गया है। तो जैन चित्रकला भारत के क्षेत्र में है, तो भारत के क्षेत्र में, तो पश्चिमी क्षेत्र में आपके हो जाएंगे। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 38 है, खिलौने की तरह पशु पक्षियों का अलंकरण किस शैली में हुआ है। अब देखिए यहाँ पर जो चित्र बने हैं वो थोड़े खिलौने नुमा हुए हैं, यानी कि कोई इसमें आकार वगैरह नहीं है, बिल्कुल बचकाने टाइप के, जैसे बचकाने के जैसे बच्चों टाइप के बने हुए हैं। तो यहाँ पर कौन शैली, यानी कि पशु पक्षियों का जो अलंकरण है बिल्कुल खिलौनों की भांति हुआ है। ठीक है, तो कौन सा शैली हो जाएगा, अभ्रंश शैली हो जाएगा। यहाँ पर ऑप्शन कौन सही हो जाएगा, अभ्रंश शैली, यहाँ पर ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, क्वेश्चन यहाँ पर देख लेते हैं, यहाँ पर डिस्क्रिप्शन भी, खिलौने की तरह पशु पक्षियों का अलंकरण अभ्रंश शैली में हुआ है। इस शैली में पशु पक्षियों के चित्र ऐसे किया गया जैसे पशु पक्षी कपड़े के बने खिलौने हो। ठीक है, ऐसा लग रहा है बिल्कुल कपड़े के जैसे खिलौने होते हैं, यानी कि कोई मतलब उसमें सजीवता नहीं है, कोई मतलब नेचुरल जैसे चीजें जो आप देखते हैं पशु पक्षी जैसे होते हैं, तो आप उस तरीके से नहीं है, ऐसा लगता है कपड़े के जो है खिलौना टाइप की जो चीजें बनी हो, तो उस तरीके से यहाँ पर चीजों का चित्रण हुआ है। जैन लघु चित्रों की विशेषता क्या है, प्रतिकृति चित्रण या बौनी आकृतियां या पशु पक्षी हो सकता है, यहाँ पर प्राकृतिक होगा। तो पशु पक्षी हो जाएगा, बौनी आकृतियां हो जाएगा, परली आंख का दिखाना हो जाएगा। तो 39 का आपको आंसर देना है, तो कौन सा होगा, परली आंख का दिखाना। ठीक है, तो जैन लघु चित्रों की मुख्य विशेषता की अगर बात करें, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर राइट हो जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी के साथ जाएंगे और यहाँ पर डिस्क्रिप्शन देखते हैं। देखिए यहाँ पर आपको डिस्क्रिप्शन देखते हैं, जैन लघु चित्रों में मानवाकृति सवा चश्म है। ठीक है, जो उनकी आंखें जो बनाई गई हैं वो कैसी, सवा चश्म बनाई गई। हर शैली को आपको याद रखना है कि शैली में जो है आंखें किस, सवा चश्मे है, 1.5 चश्मे है, 1 चश्मा है या 2 चश्मे है। तो इस तरीके चश्मे का मीन्स क्या होता है, आंख होता है। ठीक है, चश्म का मीनिंग क्या होता है, आंख होता है। ठीक है, जैसे कि हम मुस्लिम्स में नाम भी होते हैं, नूर चश्मी भी नाम होता है, तो इसी वजह से यानी कि नूर चश्मी का मीनिंग क्या होता है, जैसे कि आंखों की रोशनी हो जाए। नूर मीन्स क्या होता है, रोशनी होता है, चश्मे से आंख होता है। तो इस तरीके से यहाँ पर मुस्लिम में नाम भी दिए होते हैं, नूर चश्मी वगैरह नाम दिए होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर क्वेश्चन क्या था, तो यहाँ पर अगर पूछ लिया जाए सवा चश्म जो है, सवा चश्म जो आकृति किसमें मिलती है, तो आपको याद रखना है कौन सी हो जाए, अभ्रंश शैली हो जाएगा। एक ही ढंग से बनी हुई है, इनकी नाक अनुपात से अधिक, यानी कि नाक जो कुछ एक्स्ट्रा ही लंबी हो जाती है। नुकीली और परली गाल कैसे, परले गाल की सीमा रेखा से आगे निकली हुई दिखे, यानी कि कहने का सेंस ये सीधे कि यहाँ पर चीजों को कुछ ज्यादा ही मतलब नुकीला बनाए, आंखों को अगर मतलब कोई अच्छा बनाना तो कुछ ज्यादा ही उनको पतला बना दिया, नाक पतली बनाने तो कुछ एक्स्ट्रा ही पतली बना दी। यानी कि जाहिर सी बात है आपकी आंखें बड़ी हो तो अच्छी बात है, लेकिन एक्स्ट्रा बड़ी अगर बना दी जाए तो फिर क्या हो जाएगा, फिर तो गड़बड़ हो जाएगा। ठीक है, जैसे आप जो आप बार्बी डॉल वगैरह देखते हैं तो उसमें कुछ आंखों को कुछ ज्यादा ही मतलब जो है अट्रैक्टिव बना दिया जाता है। अगर वो रियल में ऐसी अगर कोई लड़की हो जाए तो वो नहीं अच्छी लगेगी। वो बार्बी डॉल है तो अच्छी लग रही है, लेकिन अगर वाकई में उतनी अच्छी आंखें, उतनी अच्छी नाक, इतना छोटा सा मुंह होता है कि मतलब कुछ ज्यादा ही छोटा बना देते हैं, तो अगर रियल में ऐसी लड़की सामने हो तो फिर वो अच्छी नहीं लगेगी मेरे हिसाब से। ठीक है, तो ये सब चीजें हम लोग देख ली। आंखें के आसपास बड़ी बनाई गई हैं। आंखें क्या है, आंखें इसमें चेहरे के बाहर निकली हुई आंखें, तो यहाँ पर ये कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, तो यहाँ पर जैन शैली ऑप्शन सही हो जाएगा। आप क्वेश्चन भी आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है, आपको आंसर ऐसे ही मिल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 41 पे चलते हैं। परली आंखें, तो परली आंखें, ठीक है, सवा चश्म चेहरे, 3/4 चेहरे। ठीक है, तो सवा चश्म वाली आंखें मतलब चश्म का मतलब आंखें होती है, तो 3/4 आ जाए, परली गाल आ जाए, परली आंख आ जाए और सवा चश्मा आ जाए, तो आपको सीधे क्या याद रखना है, अभ्रंश शैली, जैन शैली, गुजराती शैली, पश्चिमी भारतीय शैली, ये आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 42 पे चलते हैं। सर्वप्रथम स्थिर चित्रण मिलता है राजस्थानी चित्रों में, मुगल चित्रों में, जैन चित्रों में या कांगड़ा चित्रों में, तो यहाँ पर कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, 42 का आंसर आपको बताना है। तो ऑप्शन नंबर जो जैन चित्र है, जैन चित्र, जैन शैली, अभ्रंश शैली, गुजराती शैली, पश्चिमी भारतीय शैली, ये यहाँ पर सही हो जाएगा।
क्वेश्चन नंबर 43 पे चलते हैं। अभ्रंश शैली में अंग प्रत्यंग बने हैं, कैसे बने? जो अभ्रंश शैली के जो चित्र हैं वो कैसे उसके अंग बनाए गए हैं? कोमल बनाए गए, गतिमय बनाए गए, स्थिर या जकड़े बनाए, इनमें से कोई नहीं। तो जाहिर सी बात है, मैंने आपको बताया यहाँ पर कठपुतली नुमा चीजें बनाई गई, बहुत ही जटिल तरीके से चीजें बनाई गई है, वहां पर गतिमय कोमलता वगैरह को कोई चीजें नहीं है। तो यहाँ पर क्या स्थिर और जकड़े हुए बनाए गए हैं, तो ये ऑप्शन यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर राइट हो जाएगा। यहाँ पर डिस्क्रिप्शन देखते हैं। अभ्रंश शैली को गुजराती शैली, जैन शैली, पुस्तक शैली, पश्चिमी शैली, ये सब मैंने आपको बता दिया। ठीक है, इस शैली में सीमा रेखाएं काली, ये भी बता दिया मैंने। अब प्रत्येक स्थान पर रेखाएं एक ही मोटाई पे, भी बता दिया। मुद्राओं में जकड़न, अब यहाँ पर जकड़न आपको याद रखना, जो मुद्राएं हैं यानी कि जो चित्र की उठने बैठने की जो पोजीशन है, जो क्या कहते हैं पोजीशन है, यानी किस तरीके से वो है, तो बहुत ही जकड़न यानी कि कहने का मतलब बचकाने, थोड़े से कठपुतली जैसे नहीं होते, तो उस तरीके से बनाया गया है। इस पे ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं, सीधे आप बचकाने आप याद रखिएगा। इनमें से कौन असंबद्ध है, आपको बताना इसमें से कौन बिल्कुल ऑड है, यानी कि तीनों ऑप्शन से कौन सा अलग है। तो सुर सुंदरी हो जाएगा, या त्रिषष्टि शलाका पुरुष चरित्र हो जाएगा, या कथा सहित सागर हो जाएगा, या चौर पंचाशिखा हो जाएगा। तो 44 का आंसर आपको देना है कि ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर डी में कौन सा ऑड है, ये आपको बताना है। तो यहाँ पर चौर पंचाशिखा यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। सुर सुंदरी, त्रिषष्टि शलाका, पुरुष चरित्र, कथा सहित सागर, या चौर पंचाशिखा, तो यहाँ पर ये आपका अलग हो जाएगा। तो इसलिए ऑप्शन नंबर डी के साथ हम लोग जाते हैं। थोड़ा सा इसका डिस्क्रिप्शन देखते हैं तो आपको चीजें और समझ में आ जाएंगी। जो सुर सुंदरी कहा, ठीक है, त्रिषष्टि शलाका, या त्रिषष्टि शलाका पुरुष चरित्र, ठीक है, कथा सरित सागर उत्तर मध्यकाल साहित्य की चित्रकला संबंधित है। ये क्या है? उत्तर मध्यकाल के हैं। जबकि चौर पंचाशिखा जैनेतर शैली की सचित्र पोथी है। ठीक है, तो ये दोनों आपको याद रखना है कि चौर पंचाशिखा जैनेतर शैली की सचित्र पोथी है। उदयगिरी खंडगिरी की उपमा किस काल की है? तो ऑप्शन यहाँ पर क्या दे रखा है? गुप्त काल हो जाएगा, मौर्य काल हो जाएगा, शुंग काल हो जाएगा, या कुषाण काल हो जाएगा। तो यहाँ पर आपको बताना है कौन सा ऑप्शन राइट हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर शुंग काल ऑप्शन राइट हो जाएगा। जो शुंग काल के जो समकालीन जो शासक, खारवेल शासक जो थे, वो क्या है, उदयगिरी खंडगिरी की गुफाओं को काटकर उन्होंने जैन भिक्षुओं को दान में दी थी। किस जैन भिक्षुओं को दान में दी थी? और गुहा जो थी वो विहार के रूप में, यानी कि चैत्य विहार मैंने आपको बता रखा है, जो विहार होता है जहाँ बौद्ध भिक्षु वगैरह रहते थे, जो यानी कि हॉस्टल टाइप आप समझ लीजिए। तो इस तरीके से यहाँ पर विहार के रूप में उन्होंने दान में दी थी। अब उदयगिरी और खंडगिरी की जो गुफा है वो कहाँ पे आपको पड़ जाएंगे? उड़ीसा में। उड़ीसा में कहाँ पड़ जाएंगे? भुवनेश्वर में पड़ जाएंगी। अगर खाली आपका ऑप्शन में उदयगिरी हो, खाली आपका क्वेश्चन उदयगिरी हो, तो आपको मध्य प्रदेश याद रखना है, और उदयगिरी खंडगिरी दोनों दिया हो तो आपको उड़ीसा को याद रखना है। ठीक है, उदयगिरी खंडगिरी गुफाओं के पास ही हाथी गुफा अभिलेख मिल जाता है और रानी गुफा अभिलेख मिल जाता है। अभिलेख के बारे में हम लोगों ने बहुत अच्छे से पढ़ा है, यानी कि मौर्यकालीन स्थापत्य कला में हम लोगों ने अभिलेखों के बारे में बहुत अच्छे से देखा है। अभिलेख कितने प्रकार के होते हैं, कहाँ का अभिलेख है, कितने अभिलेख है, ये सारी चीजें हम लोगों ने देखी। जैसे कि आपको मैंने बताया स्तंभ लेख, गुहा लेख, ये सब चीजें हम लोगों ने पढ़ रखी है। तो आप उस वीडियो को, स्थापत्य कला वाली जो सीरीज को जरूर देखिएगा, वो आपके एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। नंबर 46 पे उदयगिरी की गुफा किस धर्म से संबंधित है? तो यहाँ पर ऑप्शन यहाँ पर हिंदू धर्म हो जाएगा, लेकिन कुछ बुक में यहाँ पर जैन धर्म भी दे रखा है। फिर उदयगिरी की गुफाएं कौन से हैं? मैंने बताया था आपको मध्य प्रदेश के विदिशा नामक स्थान पे यहाँ पर मिल जाएगी। विदिशा नामक से 4 किलोमीटर की दूरी पे मिल जाएगी। ठीक है, तो उदयगिरी खाली किसमें मिलेगी? मध्य प्रदेश। और उदयगिरी खंडगिरी अगर होगा तो उड़ीसा हो जाएगा। तो ये सारी चीजें हम लोगों ने देख ली। फिर क्वेश्चन नंबर 47 हमारा है, जैन धर्म के अनेक तीर्थंकर किस सचित्र पोथी में है? तो आपको याद रखना है कल्प सूत्र, आपको याद है चित्र कल्प द्रुम मतलब कल्प सूत्र को आपको याद रखना है। जो आपको बता 24 तीर्थंकर है और उनमें से बहुत से चित्रों का जो है, बहुत से तीर्थंकर का इसमें आपको जिक्र मिल जाता है। क्वेश्चन नंबर 48 पे चलते हैं। देखिए आखिरी क्वेश्चन है, इसको ध्यान से देखिएगा, यानी कि आज का पाल शैली अभ्रंश शैली का लास्ट क्वेश्चन है। घटना चक्र में प्राचीन बौद्ध कला पर प्रकाश डालने वाले इतिहासकार लामा जो तारानाथ थे वो कहाँ के? तो जाहिर से तिब्बती इतिहासकार लामा तारानाथ यानी कि कहाँ के? तिब्बत के थे। ठीक है, तो प्राचीन बौद्ध कला पर प्रकाश डालने वाले इतिहासकार जो लामा तारानाथ थे वो कहाँ के थे? चीन के थे, कश्मीर के थे, तिब्बत के थे, या पाकिस्तान के थे? तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर आप थोड़ा सा देख लेते हैं, लामा तारानाथ के बारे में भी देख लेते हैं। 16वीं शताब्दी में तिब्बती इतिहासकार जो लामा तारानाथ ने बौद्ध कालीन शैली में प्रकाश डाला, यानी कि बौद्ध जो कला है, बौद्ध जो शैली, उस पर अच्छा खासा प्रकाश डालते हैं, यानी कि उस पर अच्छा खासा शोध करते हैं। तारानाथ ने आरंभिक बौद्ध कला, ठीक है, और बौद्ध काल यानी कि बौद्ध कला की 3 शैलियां बताई है, देव शैली, यक्ष शैली, नाग शैली। यानी कि बौद्ध कला को, जो बौद्ध कला की जो शैली है, जो स्टाइल है, लामा तारानाथ ने उनको 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया, एक देव शैली, एक यक्ष शैली और नाग शैली। देव शैली क्या हो जाएगा आपको? मगध राज्य में। ठीक है, यक्ष शैली आपको याद रखना अशोक के शासन काल में, और नाग शैली हो जाएगा नागार्जुन नामक दार्शनिक के समय में। ठीक है, दार्शनिक के समय में ये जो है
नाग शैली जो है थी। तो ये सारी चीजें आप लोगों ने जो पाल शैली अभ्रंश शैली में देखी। घटना चक्र में ये सारे क्वेश्चन 48 क्वेश्चन दिए हुए थे जो अलग अलग एग्जाम में अलग अलग तरीके से पूछे गए हैं। ठीक है, तो आज के रहे ये 48 क्वेश्चन। तो ये घटना चक्र 48 क्वेश्चन कर ली जो अलग अलग एग्जाम से अलग अलग तरीके से पूछे गए। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो, ठीक है, तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब ना किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और अब हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। सभी को जय हिंद, जय भारत।